तो रूस और यूक्रेन के बीच लगातार जंग जारी है। दिन प्रतिदिन आप लोग देख रहे होंगे कि टीवी में, मीडिया में एक भय का, आतंक का वातावरण वहाँ पे भी बना हुआ है। पूरे दिन यदि आप भारतीय मीडिया को देख लीजिए तो आप खुद ही घबरा जाएंगे, ऐसा लगेगा कि परमाणु बम हमारे घर में ही न गिर जाए। हाँ, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो रूस और यूक्रेन के बीच जो स्थिति परिस्थिति है, उस पर स्थिति परिस्थिति में एक चीज़ और आप देख रहे होंगे कि लगातार क्षतियां तो होती जा रही हैं, लेकिन उन क्षतियों को सिर्फ और सिर्फ नंबर और काउंटिंग्स में मीडिया दिखा रहा है। टीआरपी का भी एक बहुत बड़ा जो एक बन चुका है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक भय का वातावरण। कोई दिखा रहा है कि परमाणु बम गिरने ही वाला है, कोई दिखा रहा है कि परमाणु बम गिर ही गया, कोई दिखा रहा है कि परमाणु बम से ताकि लोग अट्रैक्ट हों, इस तरीके से चीज़ों को दिखाने का प्रयास किया। यहाँ तक मैंने देखा कि वीडियो गेम जो युद्ध के होते हैं उनको भी दिखा के चीज़ों को और बढ़ाया जा रहा है। तो टीआरपी के चक्कर में एक तरीके की एक संवेदनहीनता भी देखने को मिल रही है इस पूरे युद्ध के दौरान। एक चीज़ समझिएगा, इस युद्ध के जो शुरुआत करने वाले व्यक्ति हैं, जिनके कारण ये युद्ध शुरू हुआ, जो इस युद्ध के लिए जिम्मेदार हैं, ये दोनों व्यक्ति हैं। ठीक है, एक तरफ पुतिन है, दूसरी तरफ जेलेंस्की है। इन दोनों के कारण से, और एक दिन ये भी आएगा कि युद्ध समाप्त हो जाएगा। ऐसा तो है नहीं, कोई भी युद्ध सतत नहीं चला है, बड़े बड़े युद्ध समाप्त हो गए हैं। तो एक दिन ऐसा भी आएगा कि युद्ध समाप्त हो जाएगा, और जब युद्ध समाप्त होगा तो आपको ये दोनों लोग हाथ मिलाते हुए दिखेंगे। लेकिन आप एक चीज ध्यान में रखिएगा कि उससे बहुत सारे लोगों की क्षति हो चुकी होगी तब तक, और उसकी भरपाई कुछ नहीं है ना। तो कहीं ना कहीं पे जिस तरीके से रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध प्रारंभ हुआ और वर्तमान में जिस स्थिति तक ये लगातार चलता जा रहा है, अब उम्मीद कम ही दिख रही कि युद्ध जल्दी समाप्त होगा, क्योंकि युद्ध समाप्त होना होता तो शायद इतना लंबा नहीं खींचा जा सकता था। ठीक है, तो लगातार युद्ध की स्थिति भय से भयावह होती जा रही है। यहाँ पे कुछ मैं आपको स्पॉटेड क्षेत्र दिखा रहा हूँ, एरिया दिखा रहा हूँ मैप में, जो ये बताएंगे कि 9 दिनों के युद्ध में क्या क्या हुआ है। ये जो आप रेड एरिया देख रहे हैं, ये लेटेस्ट अभी का मैप है। जो क्षेत्र आप देख पा रहे हैं, वैसे रूस की जो सेना है वो यूक्रेन के हर एक हिस्से में प्रवेश कर गई है। ठीक है, लेकिन ये जो रेड एरिया आप देख रहे हैं, ये कब्जे में आ चुका है, पूर्ण नियंत्रण में आ चुका है ये क्षेत्र। ये खेरसोन एरिया है, क्रीमिया से जस्ट ऊपर, ये क्षेत्र भी रूस के नियंत्रण में आ चुका है ना। रूसी विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के द्वारा क्लेम किया गया कि इस क्षेत्र में हमारा पूर्ण नियंत्रण है। ठीक है, इसके अलावा लगातार बाकी जो जगह हैं, जैसे कीव और खार्किव, यहाँ पे लगातार रेजिस्टेंस चल रहा है। खेरसोन एरिया ये पूरा का पूरा देखिए आ चुका है रशिया के नियंत्रण में, और ये जो कीव और खार्किव वाला क्षेत्र है, इसको नियंत्रण में लेने के लिए लगातार बहुत बड़ी संख्या में सेना को रशिया के द्वारा इस क्षेत्र में भेजा गया है। ठीक है, लगभग 64 किलोमीटर लंबी हम लोग कॉन्वॉय को देख रहे हैं, जहां पर फौज पहुंच रही। तो आने वाले समय पे अभी और स्थिति भय से भयावह ही होगी, जब इतनी आर्मी, इतनी फौज आप ये देखिए, यहाँ पे एक ये इमेज आप देख सकते हैं, ये लगातार एक कीव के पास ये लोग लगभग मैप में आप देखें तो ये जो आप देखेंगे, ये पूरा का पूरा 64 किलोमीटर लंबी ये पूरे क्षेत्र में, और यहाँ पे राजधानी कीव है। तो कीव के पास ट्रकों का एक कॉन्वॉय देखने को मिल रहा है, और जो ये दिखाएगा कि आने वाले समय पे अभी कहानी बहुत ज़्यादा चलेगी। यहाँ पे देखो यूक्रेन के सैनिकों के साहस और उनके समर्पण को देख एक तरीके से, जिस तरीके से हमने अफगानिस्तान में देखा कि तालिबान के द्वारा जैसे ही वहाँ पे आक्रमण किया गया सत्ता को, तैसे ही वहाँ की सेना ने भी चीज़ों को अपने उतना रेजिस्टेंस क्रिएट नहीं किया जितना करना चाहिए था। लेकिन यूक्रेन के सैनिक रशिया की सेना के सामने डटे हुए हैं, ये बहुत सराहना के योग्य हैं। मेन चीज़ ये है कि जो कहा जा सकता है, जिनको हम यहाँ पे लेकर चल सकते हैं, वो है वहाँ के राजनेता, और खासकर पुतिन महोदय। पुतिन की जिम्मेदारी बनेगी आने वाले समय में बहुत ज़्यादा, कि जिस तरीके से इस युद्ध को शुरू किया गया और समाप्ति की ओर कई स्तर की वार्तालाप होने के बाद भी अभी युद्ध समाप्ति की तरफ नहीं है, और उद्देश्य सिर्फ इतना है कि भाई नाटो में सम्मिलित नहीं होना है। शायद इसको लेकर उन्हें सिक्योरिटी नहीं मिल रही, इसलिए जब तक युद्ध अपने उद्देश्य की पूर्ति नहीं करेगा तब तक युद्ध चलता रहेगा। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और समझाना चाहूँगा। आज और इसके पहले हम 2-3 दिन से चर्चा कर रहे हैं कि चेरनोबिल में पहले नियंत्रण स्थापित किया गया,
ठीक है, जो कीव के पास ही है और पूरी तरीके से वो एक न्यूक्लियर पावर प्लांट पहले रहा है चेर्नोबिल। 1986 में जब वहाँ पर जो है एक प्लांट पूरी तरीके से ध्वस्त हुआ और उसके बाद रेडिएशन हुआ, वो शहर पूरी तरीके से आपका अब खाली है ना। मैंने पिछले सेशन में आपको चेर्नोबिल के बारे में बताया भी था। एक और जो शहर है जिसके बारे में दिखाया गया है ये चर्चा, ये आप देख रहे हैं इस इमेज में कि एक शहर है आपका जेपोरिजिया। यहाँ पे ये देख सकते हैं जेपोरिजिया है। यहाँ पर एक पावर प्लांट जो है परमाणु जो है विद्युत संयंत्र है, इस पे भी ब्लास्ट हुआ है। इस पे ये दिखाया गया है, जो आप देख रहे हैं लाइट उठती हुई, ये एक हमला किया गया है इस पावर प्लांट पे। और उम्मीद ये भी दी, ये यूरोप का सबसे बड़ा पावर प्लांट है और यदि ये पूरी तरीके से तहस नहस होता है तो पूरा यूरोप रेडिएशन के कगार पे आ जाएगा। तो परमाणु बम गिरे ना गिरे, लेकिन अब वर्तमान में जो ये शांति के लिए ऊर्जा का प्रयोग किया जा रहा है, खासकर नाभिकीय ऊर्जा का, यदि इन संयंत्रों को ही टारगेट बना दिया गया तो रेडिएशन का स्तर कुछ कम नहीं होगा, अपने आप में पर्याप्त हो जाएगा। तो एक तो खतरा ये मंडरा रहा है लगातार, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी लोकेशन आप देखेंगे तो लोकेशन जो है ये खेरसौन के जस्ट बगल में है। ये पूरा का पूरा एक प्रांत है, जैसे हमारे भारत में प्रांत है वैसे यहाँ पे भी एक प्रांत है। टोटल 28 प्रांत है यूक्रेन में, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा जो है अपने आप में जो है जेपोरिजिया में जो ये हुआ है। अब ये यही हो सकता है कि इसको लेकर रसिया को जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि इस तरीके की चीज़ें ना हो, तो बचना चाहिए इससे, नहीं तो इससे फिर पूरा यूरोप, यूक्रेन तो तबाही के कगार पे आई है। यूक्रेन के लगभग शहर अब शमशान में बदलते हुए जा रहे हैं। आप एक इमेज में देखेंगे, देखिए ये हालात हो चुके हैं वहाँ पे। लाइट, बिजली, विद्युत, इमारतें सब भस्म हो रही हैं और ये समय के साथ आपका धीरे धीरे भस्म होती चली जाएंगी। बड़े बड़े जो स्ट्रक्चर्ड हैं, स्थापत्य हैं, सब खत्म हो जाएंगे वहाँ पे। तो व्यापक जानमाल की हानि हो रही है और पूरी तरीके से पूरा जो क्षेत्र है प्रभावित होता हुआ चला जा रहा है। अभी तक देखो जो यूक्रेन का दावा है, उसने कहा है कि लगभग 9166 जवान जो है रसिया के उसने ख़त्म कर दिए हैं। रसिया का जो मानना है, रसिया कहता है कि अभी केवल 498 रूसी सैनिक ही मारे गए हैं। यूक्रेन कह रहा है 9166 सैनिक हमने ख़त्म कर दिया आज 90 दिन के युद्ध में, जिसमें से 251 टैंक, 939 हथियारों से लैस जितने भी वाहन थे और इसके अलावा 33 एयरक्राफ्ट, 37 हेलीकॉप्टर, 50 MLRS और 18 एंटी टैंक्स एयरक्राफ्ट, इनको जो है ख़त्म कर दिया गया, ध्वस्त कर दिया गया है। तो ये यूक्रेन के द्वारा किया गया। बाकी यूक्रेन तो पूरी तरीके से तबाह हो ही रहा है, वहाँ पे आम नागरिक भी मर रहे हैं, दूसरे देशों के फंसे हुए नागरिक भी मर रहे हैं और साथ में जो है पूरा शहर और पूरा देश तबाही की कगार पे है। अब युद्ध रुकेगा, कब रुकेगा इसको कोई नहीं जानता है। फ्रांस के द्वारा भी लगातार जो है प्रयास किया जा रहा है। उनका भी कहना है कि अभी पुतिन तैयार नहीं है और यही फ्रांसीसी राष्ट्रपति थे जिन्होंने ये कहा था कि युद्ध लंबा चलेगा। तो युद्ध लंबा चलेगा तो उसी दिशा में लगातार युद्ध चल भी रहा है। अब यहाँ पे चूंकि आप देख रहे हैं चेर्नोबिल पे बात आई थी रेडिएशन को लेकर के, वही बात यहाँ पे जो हमने अभी देखा कि ये जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र पे कब्जा किया गया है और परमाणु ऊर्जा संयंत्र का कब्जा अपने आप में बहुत खतरनाक हो सकता है। तो कहीं ना कहीं पे जेपोरिजिया में जो हुआ है इसको लेकर के एक संस्था का नाम बहुत ज़्यादा आ रहा है और इस संस्था के द्वारा भी नोटिस भी जारी किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी एक संस्था ये है आपकी, ठीक है। इसको बोलते हैं IAEA। ये संस्था संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जो है स्थापित की गई है, उसके द्वारा बनाई गई है। अब इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य मैं आपको बताता हूँ IAEA के बारे में। ये संस्था बहुत महत्वपूर्ण है और इस संस्था की सबसे बड़ा जो इसका काम है कि जो परमाणु ऊर्जा है उसका उपयोग शांति के लिए होना चाहिए, युद्ध के लिए नहीं होना चाहिए। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य ये है, इसीलिए संस्था काम कर रही है, यानी सैन्य उद्देश्य के लिए परमाणु हथियारों का इस्तेमाल को रोकने के लिए संस्था काम करती है IAEA, ठीक है। अभी जब आपने देखा था ईरान वाला जो पूरा जब ईरान के द्वारा जो है नाभिकीय परीक्षण किया गया तो फिर प्रतिबंध लगाने का काम IAEA के द्वारा किया गया था। इसके अलावा इसके बारे में 2-3 चीज़ें बता देते हैं। ये क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु सहयोग केंद्र के तौर पे है। स्थापना 1957 में हुई थी IAEA की और उद्देश्य सिर्फ ये है कि परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग में बढ़ावा दे। किसी भी तरीके के सैन्य उद्देश्य के लिए परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रत्यक्ष नियंत्रण में नहीं आता, डायरेक्ट नियंत्रण में नहीं है। एक संधि के द्वारा, एक अंतर्राष्ट्रीय संधि के द्वारा जो है संयुक्त राष्ट्र द्वारा इसकी स्थापना की गई थी और IAEA हर साल
संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली को, महासभा को, और जो सुरक्षा परिषद है जिसमें 5 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट देश जो आप हैं उन दोनों को ये रिपोर्ट करता है, उनको रिपोर्ट भेजता है। सचिवालय इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया में है ना, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है। और दुनिया भर में परमाणु प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग के लिए अंतर सरकारी मंच के रूप में IAEA काम करता है। ठीक है, तो अभी ये संस्था भी पूरी तरीके से सक्रिय है। लगातार रूस को भी इसने नोटिस दिया है कि इस तरीके की कोई भी गतिविधि ना हो जिससे जो है परमाणु ऊर्जा से वैश्विक तबाही का जो है कार्यक्रम चालू हो जाए। देखो इतना तो तय है कि रूस, चूंकि यूक्रेन के पास कोई भी न्यूक्लियर बम नहीं है, ठीक है, तो रूस कोशिश नहीं करेगा कि जिसके पास न्यूक्लियर बम नहीं है उस देश को जो है न्यूक्लियर बम से तबाह किया जाए। ये कोशिश तो रशिया नहीं करेगा किसी भी तरीके से, लेकिन यदि ये करता है तो फिर उसके बाद फिर खामियाजा बुरा हो जाएगा, सबके लिए हो जाएगा वैश्विक लेवल पे। लेकिन हाँ, किसी ना किसी को फिर हथियार डालने पड़ेंगे, क्योंकि जापान के ऊपर आक्रमण हुआ था USA का, और ये आज की बात नहीं है, 1945 की बात है। 9 अगस्त और 6 अगस्त और 9 अगस्त, 15 अगस्त के दिन फिर जो है हथियार डाल दिए थे 15 अगस्त 1945 को जापान ने। क्या जापान के पास नाभिकीय बम थे? नहीं थे। जापान के पास नहीं थे, आज यूक्रेन के पास भी नहीं है। अमेरिका के पास थे, रशिया के पास भी हैं। तो ऐसे में कोई ऐसा भी नहीं है कि नहीं भी कर सकता, करने में आ जाए तो कुछ भी कर सकता, लेकिन जब करेगा तो फिर रशिया को रोकने के लिए विश्व के अन्य देशों को सामने आना ही पड़ेगा, और आने के लिए फिर परमाणु बम का हमला परमाणु बम से होता है ना। तो ऐसे में स्थिति भयावह हो जाएगी। इसका एक ही उपाय है कि अब रशिया को इंश्योर किया जाए, क्योंकि रशिया से टकराने का मतलब है कि पूरी तरीके से जो होता है ना सांड को लाल कपड़ा दिखाना, उतनी उससे बुरी स्थिति हो जाएगी। कोई भी देश यदि आया तो, क्योंकि उसके पास तो पावर ही पावर है, सुपर पावर है वो भी, तो कोई भी देश यदि उसके सामने आके खड़ा हुआ तो उसको नेस्तनाबूद करने की कोशिश करेगा हर तरीके से। और उसके पास शक्ति की कमी नहीं है, हर तरीके की पावर है उसके पास, अच्छी खासी मिलिट्री है और पूरी एजुकेटेड है, वेपन इंडस्ट्री है, परमाणु हथियार हैं, सब कुछ है। इसीलिए कोई हिम्मत नहीं जुटा रहा है, क्योंकि फिर उस पर और एग्रेसिव तरीके से वो उसके ऊपर हमला करेगा ताकि बाकी फिर हिम्मत ना कर सकें। अब चूंकि उसके सहयोग के तौर पे चाइना है, तो ऐसे में मेन यही है कि अब यूक्रेन को किसी भी हालत में नाटो में सम्मिलित होने की श्योरिटी को ख़त्म करना चाहिए। नाटो में सम्मिलित होना ही उसके और उसके देश के लोगों के लिए घातक बन चुका है। तो अभी हालिया समय में देखो अपडेट यही है, युद्ध चल रहा है, वार्तालाप के स्तर भी चल रहे हैं। वार्तालाप देखो, नेगोशिएशन एक स्तर एक वार्तालाप से नहीं होता है, मल्टीपल वार्तालाप होते रहेंगे। विश्व के अन्य देश के नेता भी लगे हुए हैं, ऐसा नहीं कि नहीं लगे हुए। आज ही अमेरिकी विदेश मंत्री भी पहुंचे हैं, और वो जो है नाटो के जितने भी विदेश मंत्री हैं, रक्षा मंत्री, उनके साथ मीटिंग भी आज हो रही है। तो अब ये चलता रहेगा। यूनाइटेड नेशन पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है, क्योंकि देखो यूनाइटेड नेशन का ही सदस्य परमानेंट मेंबर रशिया भी है। कोई भी चीज़ आएगा, कोई भी प्रपोजल आएगा, कोई भी प्रस्ताव आएगा, वो वीटो कर लेगा, खत्म बात। जब उसी के परमानेंट काउंसिल तब काम करेगी ना जब वो खुद इन्वॉल्व ना हो, वो खुद ही इन्वॉल्व है। और इस युद्ध को इन दोनों सिक्योरिटी काउंसिल के नेताओं के द्वारा ही शुरू किया गया। नाटो का लीडर कौन है? अमेरिका है। वो इंश्योर कर दे उसको कि अब कोई दिक्कत नहीं है, नाटो में सम्मिलित नहीं होगा, युद्ध आज रुक जाए। तो ये दोनों ही चाहते हैं कि युद्ध हो, दोनों ही नहीं रोकना चाहते हैं। तो ऐसे में अभी कंडीशन बद से बदतर बनी रहेगी, और अब आने वाले समय पे यही होगा ज़्यादा से ज़्यादा। युद्ध तो रुकेगा, ऐसा नहीं कि युद्ध नहीं रुकेगा, लेकिन वो जो अपने पीछे एक भयावह विनाशक तबाही छोड़ जाएगा उसका कोई भरपाई नहीं कर पाएगा। ठीक है, और पूरे विश्व में एक अशांति का माहौल, एक तनाव का माहौल, एक डर का माहौल ये चालू हो जाएगा फिर से। तो उसी दिशा में जो है अभी युद्ध जाता हुआ दिख रहा है। कब तक खत्म होगा? हो सकता है कल ही खत्म हो जाए, हो सकता है कि और 5-10 दिन ले ले। 9 दिन बहुत लंबी अवधि होती है कि युद्ध को चलने के लिए, है ना। और क्या चाहता है, हो सकता है क्योंकि जब 64 किलोमीटर लंबी जो है पूरा कितने सैनिक भेजे गए हैं, तो ऐसे में कीव को कब्जा करना बहुत लंबा टाइम नहीं लगेगा। पूरे एक्शन प्लान के साथ जो है कीव कब्जा हुआ, इसके बाद फिर खत्म हो जाएगा पूरा का पूरा, यूक्रेन कब्जे में आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए स्थिति कितनी बनी रहती है, कब तक चलती है। अब मैं बार बार यही कहता हूं कि यही 2 व्यक्ति हैं जो चाहेंगे तो युद्ध को रोक सकते हैं, अन्यथा युद्ध किसी भी हालत में नहीं रुकेगा। इन्हीं 2 व्यक्तियों के हाथ में सारी चीज़ें है ना। और जिसमें सबसे बड़ा रोल जो है पुतिन का होगा, क्योंकि पुतिन के हाथ में ही पूरी तरीके से पावर है। ये कुछ नहीं कर सकते, ये बात सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड कर रहे हैं, ये कि ईगो में चीज़ों को ले चुके हैं। EU और नाटो इसको कुछ देने वाला नहीं है, कल के दिन भी नहीं मिलेगा और अभी भी नहीं मिलेगा। क्योंकि आपको मैं हमेशा एक चीज़ बताता हूँ, पड़ोसी को कभी भी डिस्टर्ब मत करिए।
अमेरिका की बॉर्डर रसिया के साथ नहीं लगती हैं, यूक्रेन की बॉर्डर लगती हैं। तो यदि यूक्रेन की बॉर्डर लगती हैं तो यूक्रेन को चाहिए कि इनका मोहरा ना बने, चीज़ों को समाप्त करेगा, अपने देश के नागरिकों को ख़त्म कर देंगे और कुछ नहीं होगा। भाई रसिया से कितना दूर चले जाओगे? एक ये होता है कि भाई हम किसी से दूर चले जाएंगे, आपके घर में आप अपने माता पिता से लड़ जाइए, शाम को फिर उनके पास जाके बैठना है। तो इसका बेहतर क्या होता है, सामंजस्य बना के चलिए आप, है ना। तो कम से कम कॉन्फिडेंस में लेके चलिए अपने पड़ोसी को, और इस तरीके से करें जैसे पाकिस्तान है ना। भारत से बैर लेके क्या हो जाएगा, अपना भूभाग तोड़, यहाँ से अमेरिका से बैर ले ले, कोई दिक्कत नहीं, वो तो बहुत दूर बैठा है, आते आते यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए पड़ोसी से बैर नहीं लेना चाहिए। तो ये बहुत बहुत गैर जिम्मेदार व्यक्ति हैं, इतिहास कभी इनको माफ़ नहीं करेगा जेलेंस्की को, ये देखिएगा, ठीक है। इसमें पूरी की पूरी यदि जिम्मेदारी युद्ध में किसी को जाती है तो इस व्यक्ति को जाती है, इसका ईगो, इसकी चीज़ें। और वो आज देख भी रहा है, बार बार यही आके टीवी में मीडिया के सामने करे कि कोई हमारे साथ नहीं आ रहा, कोई हमें सपोर्ट करने नहीं आ रहा। तो कौन सपोर्ट करेगा? अभी कोई नहीं सपोर्ट करेगा, ना EU करेगा। प्रतिबंध लगाओ, प्रतिबंध कौन सी बड़ी चीज़ है? कल के दिन फिर रसिया की ज़रूरत पड़ेगी, आज उसके पास सब कुछ है, उसके पास क्या नहीं है? उसकी ज़रूरतें जो होंगी चाइना से पूरी होती रहेंगी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे कम्युनिस्ट इकोनॉमी है, वो वैसे भी बंद अर्थव्यवस्था को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो वो भी कोशिश करेगा। लेकिन ये है कि प्रभाव तो पड़ेगा उस पर, लेकिन प्रभाव को के लिए तैयार हो जाता है हर देश जब उसकी संप्रभुता की बात होती है, ठीक है। तो अब देखते हैं चीज़ें आगे कितना बढ़ती हैं। युद्ध अभी लगातार चल रहा है, मीडिया जो है वो वॉल टू वॉल कमेंट्री वाली हमारे देश की मीडिया है, वो चाहें तो फिर सब कुछ ख़त्म है। तो ऐसे में जो है आप लोग भी चीज़ों को लेकर, और मेरा मानना यह है कि युद्ध को लेकर अब लोगों को नॉर्मलाइज नहीं होना चाहिए कि आप नॉर्मल हो गए। आपको एक लोगों के अंदर संवेदनाएं खत्म नहीं होनी चाहिए कि आप इसको सिर्फ इंटरटेनमेंट समझ लें, जैसे कि मीडिया ने कर रखा। मीडिया ने क्या रखा, महज इंटरटेनमेंट बना दिया, पूरे गेम को हंसी मजाक बना के रख दिया, ठीक है, कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है। तो वो चीज़ खत्म होनी चाहिए, इंटरटेनमेंट में नहीं बदलना चाहिए। यदि इंटरटेनमेंट में बदला तो फिर भयावह हो जाएगी स्थिति, ठीक है। अब क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, हर 5 मिनट में 2 जवान, ये चीज़ें नहीं, संवेदनाएं कहाँ जाएंगी? और पूरे विश्व की संवेदनाएं निश्चित तौर पे हैं, तभी विरोध प्रदर्शन भी चल रहे हैं, रसिया के अंदर भी चल रहे हैं, रसिया के बाहर भी चल रहे हैं। यूक्रेन के लोग भी जो है आकर के सैनिकों के जो है टैंकों के सामने लेट रहे हैं। तो ये क्या है, वो लोग दिखा रहे हैं। अब देखो, एक मैं वो देख रहा था, एक जो है कल जो है यूक्रेन के जो राष्ट्राध्यक्ष थे उनके द्वारा यूनाइटेड नेशन में जो उनके रिप्रेजेंटेटिव थे यूक्रेन के, वहाँ पे यूनाइटेड नेशन में उनके द्वारा एक मैसेज पढ़ा गया। और उस मैसेज में रसियन सोल्जर ने वो मैसेज अपने माँ को लिखा था, और उसमें उसने लिखा था कि मैं अभी बहुत गंभीर स्थिति में हूँ, युद्ध में हूँ। हमें ये कह के बोला गया था कि जब आप यूक्रेन जाओगे तो यूक्रेन में आपका स्वागत होगा, लेकिन यहाँ पे तो लोग टैंक के आगे कूद जा रहे हैं, यहाँ पे लोग तो अपने देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं। हमें जो है किसी तरीके, तो कहीं ना कहीं पे रसिया के जो सैनिक है, रसिया के लोग हैं, उनको भी चीज़ें अभी ऐसा ही होता है, वह ब्रेन वॉश किया जाता है, बरगलाया जाता है। और सैनिक तो उनको तो अपने देश के प्रमुखों का ऑर्डर मानना है, चीज़ों को करना है। तो लोग कहीं के भी बुरे नहीं होते। अब रसिया क्या है, सिविलियन पे भी वार कर रहा है ना, क्योंकि युद्ध है, गोला गिरेगा कहीं भी गिर सकता है, और होनी ही होनी छत है, इसमें सिविलियंस बहुत मरेंगे, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में लाखों की संख्या में लोग मारे गए थे सिविलियन, तो सिविलियन भी मारे जाएंगे। रसिया बस अभी अस्वीकार कर रहा है, लेकिन सोचिए कितना अमानवीय है इनका चेहरा। पश्चिमी सभ्यता के देश, नहीं तो देखिए भारत जैसा देश, हमने अपने संसद पे हमला झेला है, हमने 26/11 झेला है, हमने पुलवामा अटैक, सब कुछ झेला है, लेकिन हम कभी संपूर्ण युद्ध की तरफ नहीं गए। हमने नेगोशिएट करके चीज़ों को प्रयास यही किया है कि चीज़ें समाप्त हो जाएं, कंप्लीट हो जाएं। एक सैनिक अभिनंदन हमारा पकड़ा गया जब मामला हुआ, उसके बाद हमने सारी चीज़ों को रोक करके पहले अपने सैनिक को प्रायोरिटी दी। एक जान के कारण हमने पूरे युद्ध को रोक दिया। नहीं भारत चाहता तो क्या दिक्कत थी, पाकिस्तान कहाँ तक भी घुस जाते हैं, कितना बड़ा टाइम ही कितना लगेगा हमें पाकिस्तान को ख़त्म करने में। तो ये दिखाता है कि एशियाई देश जितने भी हैं, और एशिया में भी यदि कहीं पर भी अशांति दिख रही तो उसमें भी पूरा पश्चिम लगा हुआ है। चाहे सीरिया का मामला आपको दिखे, चाहे ईरान का मामला दिखे, चाहे वो सऊदी का मामला दिखे, जहाँ भी आप देखेंगे, वियतनाम का मामला दिखे, कोरिया का मामला दिखे, यहाँ पे ये देश आपस में नहीं लड़ रहे हैं। तो देखा जाए तो सिविलाइज्ड सोसाइटी की बात करें, सबसे सिविलाइज्ड तो एशिया है आज के टाइम पे। चाइना ने भी अपने आप को ग्रो अप किया है, लेकिन इस तरीके से नहीं किया, युद्ध के दम पे उसने नहीं किया है। आज उसने इकोनॉमी के दम पे सबको आंखें दिखा रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा यूरोप का जो एक भद्दा चेहरा है वो भी लोगों के सामने है, ठीक है। तो अभी हालिया अपडेट ये है,
और आने वाले समय पे जल्द ही आपको ये मैप और लाल होता हुआ दिखेगा, है ना। ये मेन मानचित्र यही है और ये मानचित्र में अभी ये पूरे क्षेत्रों में लगातार जो है चल रहा है। और यदि ये क्षेत्र और ये क्षेत्र, ये दो बड़े शहर हैं, कीव और खार्किव, यदि दोनों शहर आपके कब्जा कर लिए जाते हैं तो स्थिति जो है कंट्रोल में आ जाएगी रसिया के पूरी तरीके से, और फिर कीव को आत्मसमर्पण करना ही पड़ेगा। और फाइनली जो है जो डिमांड्स होंगी, जो मांगे होंगी, एक पराजित देश को जो चीज़ें देखनी होती हैं उन समस्याओं से जो है देखा जाएगा, होंगे, है ना। रही बात सायरन को लेकर के, आप कह रहे थे, देखिए जब युद्ध जनित आशंकाएँ होती हैं और ख़ासकर जब हवाई हमला होता है तो सायरन बजाया जाता है। सायरन का मतलब होता है भय सूचना, है ना, कि थोड़ी ही देर बाद भय सूचना है। अब जैसे यहाँ सायरन होती है, दिखाया गया कि भय सूचना है, अपने आप को आपको सुरक्षित करना है लोगों को कि अभी हवाई हमला होने वाला है, शेल्टर्स में चले जाइए। तो एक तरीके का वो इंडिकेशन है सायरन, जो इंडिकेट करता है कि आक्रमण होने वाला है, हमला होने वाला है ना। वो इंडिकेट करके आपको उस समय के लिए सतर्क रहने के लिए, अलर्ट रहने के लिए आपको इंडिकेट करता है, बताता है कि आप अपने सुरक्षित ठिकानों पर पहुँचे। इंडिया, अच्छा मीडिया, वो मीडिया में तो हाँ, मीडिया में जो सायरन चलता है ना, कीव के अंदर चला देंगे कि देखो होने वाला है आक्रमण, सायरन बज रहा है, तो वो अपने सब स्टूडियो में लगाए रखते हैं। इंडियन मीडिया थोड़ा सा कहीं ना कहीं पे रिपोर्टिंग, आप इंग्लिश वाले चैनल देखिए तो वो आपको बहुत संतुलित दिखाई देंगे, है ना। तो या फिर थोड़ा सा आप यूक्रेन के चैनल खोल के देखिए, वहाँ भी इस तरीके से। यहाँ पे क्या है ना, बिल्कुल कोई हार्ट अटैक का मरीज बैठा हो तो पूरे दिन वो ख़त्म ही हो जाए कि ये क्या हो रहा है, उसको लगे हो गया हमला, उसको ये भी लगेगा वहीं पे बैठे बैठे कि मेरे ऊपर तो नहीं कर दिया इन्होंने, ये भी लग सकता है। वहीं पे बम वगैरह भी, टैंक वैंक सब गाड़ी में घुमाते रहते हैं उसी के अंदर, अपने स्टूडियो के अंदर, सब क्रोमा की का कमाल है। तो कहीं ना कहीं पे वो भी, और दो चार ऐसे एक्सपर्ट ले आएंगे, एक्सपर्ट से बात करो तो वो भी वैसे ही बात करेंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा गैर जिम्मेदाराना तो इस मामले में लग जाता है कि कहाँ पे क्या रिपोर्टिंग करनी है, क्या रिपोर्टिंग नहीं करनी है। और देखिए इस समय इंडिया के इतने सारे मसले हैं, देखो तो मसला चल ही रहा है, पर पूरे दिन सिर्फ रूस यूक्रेन के अलावा उन्हें कोई दूसरा दिख नहीं रहा है ना। पूरे दिन कि इंडिया के भी चुनाव चल रहे हैं, अभी चीज़ें हो रही हैं, इनको भी उसी हिसाब से कवर करें, हैं तो परसेंटेज 2-3% चल रही हैं चीज़ें। तो ठीक है, अब देखो वो उनका चीज़ें हैं, अब उसको कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं आने वाले समय पे स्थिति क्या बनती है। मेरा तो, यदि मेरा व्यू पॉइंट देखें तो जितनी जल्दी से जल्दी हो जाना चाहिए, यूक्रेन को आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। ना अमेरिका, नाटो, इनका किसी के सहयोग के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। ईगो से देश के नागरिक मारे जाएंगे, सैनिक मारे जाएंगे, उनके घर में ऐसी क्षतियाँ होंगी जिनकी भरपाई ना तो जेलेंस्की कर पाएंगे ना तो पुतिन कर पाएंगे, ठीक है। और बहुत कम टाइम लगेगा कि ये शहर शमशान में कब बदल गया। दोनों यही शहर हैं और इन शहरों के आसपास जो है लंबी ट्रकों की लाइन लग गई है, एक दीवार की दीवार क्रिएट कर दी है। और कब ये घिरेगा और कब ये शहर, तो अभी यहाँ पे रेजिस्टेंस जारी है, चल रहा है, देखते हैं कितने समय तक ये लेकर के चल पाएंगे। ठीक, चलिए।